इफ्रिक 1, अच्छा इफ्रिक 1 में आप लोगों ने डीकमीशनिंग के चेंज को डील करना है। अगर डीकमीशनिंग है क्या चीज, डीकमीशनिंग का मतलब यह है कि अगर एसिड की यूजफुल लाइफ के बाद अगर आपको उसी एसिड के को रिस्टोर करने के लिए, उसको वहां से रिमूव करने के लिए कोई खर्चा आता है, उसे हम डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। मतलब इंस्टॉल करने का खर्चा भी एसिड की कॉस्ट में ऐड होता है और उसी एसिड को रिमूव करने का खर्चा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो भी उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम यह है कि जब हम उसको रिमूव करेंगे या उस जगह को रिस्टोर करेंगे, वो करेंगे एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। एसिड की कॉस्ट हम आज फाइंड कर रहे हैं और ये जो रिस्टोर का खर्चा है ये आना है एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। स्टैंडर्ड हमें ये कहता है, IS 16 हमें ये कहता है कि जो रिस्टोर करने की कॉस्ट है वो आपने एसिड की कॉस्ट में ऐड करनी है, ये IS 16 कहता है। इफ्रिक 1 ऐड करने का नहीं कहता, इफ्रिक 1 डीकमीशनिंग को जब उसके अंदर कोई चेंज आएगा उसको डील करता है। अज्यूम करते हैं लाइफ है 5 साल, हम एस्टिमेट करते हैं कि आज के 5 साल बाद खर्चा आएगा 10,000 और IS 16 कहता है कि जो रिस्टोर करने पे खर्चा आता है वो खर्चा आपने एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। हम भी ऐड करना चाहते हैं, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट उठ जाता है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है हमें कि जब भी कोई चीज प्लस करो या माइनस करो वो एक डेट की होनी चाहिए। आज की कॉस्ट में 5 साल बाद की एज इट इज वैल्यू ऐड करने की इजाजत नहीं है। वो कहता है कि अगर आपने 10,000 को इसमें ऐड करना है तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू ऐड करो, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बातें नहीं करनी, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना है, गौर से समझ। हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू कॉस्ट में ऐड करनी है, एज इट इज ऐड नहीं करना 10,000। अब पेपर में हमें परेशानी वाली कौन सी बात आती है, प्रेजेंट वैल्यू के 2 नाम हो गए, एक प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटेड वैल्यू। कभी कभी वो खुद ही कह देता है इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू, हम फिर भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। एक गलती ये आती है, और अगर वो हमें वैल्यू ही 10,000 दे दे और 5वें साल के एंड की वैल्यू दे दे तो समझो ये कौन सी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, और हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। किस फार्मूले से फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। मतलब ये वैल्यू, इसको आप कह लो s ओवर 1 प्लस आई की पावर n या s इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। s मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब ये बात तो होगी कि हमने आज के दिन 5 साल बाद की वैल्यू एसिड की कॉस्ट में ऐड करनी है और ऐड भी उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू करनी है। अब है ये कौन सी कॉस्ट, 5 साल बाद हमें 10,000 खर्च आएगा एसिड की कॉस्ट को रिमूव करने का। अब मार्केट के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो आपने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल किया हुआ है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा इसका मतलब है हमारी जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है।
दूसरा, हमारा एस्टिमेट चेंज हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बढ़ गई या कम हो गई, हमें लगता है रिमूव करने का खर्चा 10,000 नहीं 12,000 आएगा, या 10,000 नहीं 9,000 आएगा, इसका मतलब है हमें फिर से डीकमीशनिंग रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई। तीसरा, अगर हमारे एसेट्स के ही कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं, अगर लाइफ चेंज हो रही है, पहले हमने देखा कि 5 साल के बाद हमारा एसेट रिस्टोर करना है, पता चला ये 3 साल और चल जाएगा, या पता चला ये 5 साल नहीं चलेगा, टोटली 3 साल चलेगा, इसका मतलब है रिस्टोर करने का एस्टिमेट, डीकमीशनिंग का एस्टिमेट चेंज करना पड़ेगा। तो डीकमीशनिंग में जब भी रेट चेंज हो, एस्टिमेट अमाउंट चेंज हो या टाइम चेंज हो, इफ्रेक 1 कहता है आप अपनी डीकमीशनिंग की कॉस्ट को रिवाइज करो, और कैसे रिवाइज करना है ये हमें वो गाइड करता है। अब गाइड किस तरह से करता है? सबसे पहली बात कहता है अगर कोई एसेट आपने खरीदा है 5 लाख का, उसकी लाइफ है 10 साल, और आपको लगता है 10 साल के बाद डीकमीशनिंग की कॉस्ट आएगी 50,000, और आज आप ये सोच रहे हो, या आज आपका जो डिस्काउंट रेट है वो है 12%, ये भी आज के दिन की बात है। स्टैंडर्ड हमें कहता है IAS 16 कि इस 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू लो और 5 लाख के अंदर ऐड कर, और अपनी जर्नल एंट्री पास करो, PPE डेबिट, इस 50,000 को अगर मल्टीप्लाई करो 1.12 की पावर -10 से, करो जरा कोई बंदा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 की पावर -10 कितना? 1609.6 है, तो इसको 9 कर देते हैं। IAS 16 हमें कहता है इस 5 लाख के अंदर ये अमाउंट भी ऐड करो, तो हम क्या करेंगे? 516,099 PPE डेबिट, बैंक या पेएबल क्रेडिट 5 लाख से, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, पेपर में पूरा लिखना, 160,999। अब अगर कोई चेंज नहीं आता तो इफ्रेक 1 साइलेंट है, अगर कोई चेंज नहीं आता तो पता है आप 2 एंट्रीज पास करोगे, एक डेप्रिसिएशन की और एक डीकमीशनिंग के इंटरेस्ट की। अगर कोई चेंज नहीं आता तो आप 2 एंट्रीज पास करोगे। अभी हम चेंज की तरफ जा ही नहीं रहे। ईयर 1 के एंड पे आप लोगों ने 516,099 को 10 पे डिवाइड करोगे, और दूसरी साइड पर 16,099 का 12% लोगे। ये पहले साल के एंड की बात हो रही है। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 51609 पॉइंट, इसकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसका अगर 12% लें तो कितना आता है? 1932। इसकी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ये आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि डेफर्ड टैक्स के अंदर ये काम आएगा। ठीक होगी बात? अब ये माइनस करेंगे और ये ऐड करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। आप प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ऐड करते जाओगे। अगर वो हमें एक्सट्रैक्ट कहता है, सारी बातें साथ साथ, पहले साल के एक्सट्रैक्ट में ये एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन के नाम से, ये एक्सपेंस है फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। इन दोनों को माइनस करो, कितना आंसर आता है? बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 516,099 माइनस 51609.9,
464489 और इसको ऐड किया तो कितना आ रहा है? बुक वैल्यू फाइंड करनी है 18031। अब जरा अगर पेपर में वो आपसे एक्सट्रैक्ट पूछ लेता है तो मैं आपको इसके पहले साल के एंड के एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूं। ये आपका जाएगा नॉन करंट एसेट में, ये वैल्यू किधर जाएगी? नॉन करंट एसेट। ये वैल्यू जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, ये वैल्यू जाएगी, ये दोनों जाएंगी अदर एक्सपेंस में। ये नहीं एक माइनस हो रहा है तो प्लस हो रहा है, दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट है और एक डेप्रिसिएशन। ये पहले साल का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इसी तरह हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होती जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट ऐड होती जाएगी। आखिरी साल जब आएगा ना, आप लोगों की ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये 50,000 थी ना अक्सर वैल्यू, ये 10वें साल जाकर ये पूरी 50,000 लायबिलिटी बन जाएगी। और एट द एंड ऑफ दैट ईयर रिस्टोर करने पे अगर कोई चेंज नहीं आता तो 50,000 हमारा खर्चा हो जाएगा, 50,000 क्रेडिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट कर। बट ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये बात आती है कि ये एस्टिमेशन तो चेंज हो सकता है, 10 साल में कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, एस्टिमेशन चेंज होगा, लाइफ भी चेंज हो सकती है। कहते हैं इसमें कुछ भी चेंज होना, आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले देखना है कि आपका IAS 16 का कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। आज के दिन सिर्फ कॉस्ट मॉडल और उसके पास्ट पेपर और एग्जांपल्स, बस। कल के दिन इसका रिवैल्यूएशन मॉडल और ये बात खत्म। अब अगर कॉस्ट मॉडल है तो वो कहता है बताओ आप लोगों की जो प्रोविजन है डीकमीशनिंग की, जो एस्टिमेट चेंज हुआ है वो पहले से कम हो गई है या पहले से ज्यादा हो गई है। वो कहता है अगर पहले से ज्यादा हो गई है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, अगर पहले से ज्यादा हो गई है तो हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते होते हैं। तो वो कहता है आप अपना पीपीई बढ़ा दो और अपनी लायबिलिटी भी बढ़ा दो, और एक बढ़ाने के फौरन बाद इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगाया करो। चेक करो कहीं आपकी रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी कैरिंग अमाउंट, क्योंकि आप पीपी बढ़ा रहे हो ना, तो कहीं आपकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड तो नहीं कर रही। अगर एक्सीड करेगी तो फौरन इंपेयरमेंट टेस्ट लगा दे, और इसको कहां तक लेकर आएंगे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड, अगर एक्सीड नहीं करी तो टेस्ट लगाएगा ही ना, टेस्ट आगे जाएगा ही नहीं। और अगर एक्सीड कर गई है तो उतनी अमाउंट से हम अपना एसेट इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, पीपीई या अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये तो है कि अगर इंक्रीज कर जाए तो, अगर डिक्रीज कर जाए तो, और हम कॉस्ट मॉडल में हैं अभी, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डीकमीशन। अगर डिक्रीज करेगी तो आपने अपनी, जाहिर सी बात है आपने प्रोविजन डिक्रीज की है, ये एसेट में ऐड हुआ होता है तो आपका एसेट भी तो कम होगा। तो आपकी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट, पीपीई क्रेडिट। यहां पर एक चीज नई इंट्रोड्यूस आती, कहता है पीपीई आप उस हद तक क्रेडिट कर सकते हो जिस हद तक वो पड़ा है। मिसाल के तौर पर आपका एसेट पड़ा है 500 का, और डीकमीशनिंग की वजह से डिक्रीज आया है 200 का, 100 का, 400 का, तो माइनस कर देंगे, यही एंट्री पास करेंगे। दोबारा सुने, हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 500, और डीकमीशनिंग की वजह से रिडक्शन हो गई 200 की, 300 की, 400 की, तो ओके, एंट्री पास यही करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट, पीपीई क्रेडिट। लेकिन अगर रिडक्शन हो गई है 600 की, रिडक्शन कितनी हो गई है? 600 की, मतलब
बुक वैल्यू पड़ी है 500 और प्रोविजन के अंदर रिडक्शन हो गई है 600 की, तो कहते हैं तब आप अपना पीपीई क्रेडिट कर सकते हो 500 तक। अब 600 तक कर ही नहीं सकते, ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। अगर जब रिडक्शन आए तो कब कहां तक रिडक्शन कर सकते हैं, उस वैल्यू तक। अगर उससे ज्यादा कभी रिडक्शन आई तो उसको चार्ज कर देंगे एसओपीएल के। गिवन बुक वैल्यू तक रिडक्शन नॉर्मली आती है, अगर कभी जिंदगी में उससे ज्यादा रिडक्शन आ जाए तो उसकी वैल्यू उसका करते क्या है, एसओपीएल में चार्ज करते हैं जो ज्यादा आएगा। मतलब एसेट को नेगेटिव नहीं होने देना, अगर एसेट नेगेटिव नहीं होता फिर तो एसेट की वैल्यू तक ही एंट्री पास करेंगे। अगर उससे ज्यादा रिड्यूस हो रहा है तो जितना ज्यादा होगा वो किधर ले जाएंगे, एसओपीएल। ठीक होगी बात। चले अब जैसी सी बात है, ये सवाल आपको समझ तभी लगते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। यहां तक क्लियर है, कॉस्ट मॉडल हमारा कंप्लीट है। अब इसके टोटल 4 सवाल है, 2 आपकी आई कैप की बुक में एग्जांपल्स है, हाँ उसके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं, और 2 क्वेश्चन इसके पास पेपर में जैसे डिस्कस हुए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले एग्जांपल करते हैं आई कैप की बुक। अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर क्वेश्चन देखें, क्योंकि क्वेश्चन लिखते अज्यूम करने से बेहतर है हम यही सवाल लिख लेते हैं, ताकि हमें वैल्यूज एक तो अज्यूम करते हैं तो जवाब आपको पता ऊपर नीचे हो जाते हैं। 44 पेज है, पेज नंबर 44। अगर बुक नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, इसमें ना टोटल कॉस्ट मॉडल डिस्कस हुआ हुआ, इंपेयरमेंट भी है, इसके अंदर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा वैल्यू भी कम हुई है, मतलब सारी बातें डिस्कस्ड है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में एग्जांपल नंबर शायद 82 या 85 है, वहां पर जाकर ये इसके क्वेश्चन भी हैं, वो आपने खुद करने हैं। उसमें अगर कोई इशू आएगा तो वो कल डिस्कस कर लेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कहता है प्रिपेयर मूवमेंट ऑफ प्लांट्स कैरिंग अमाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। मूवमेंट से क्या मुराद है, हर साल क्या प्लस होना है क्या माइनस होना है। आइडेंटिफाई द अमाउंट दैट विल बी चार्ज टू एसओपीएल, कब से कब तक, 1/1/2021 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक। अब 3 साल की हमने मूवमेंट्स बतानी है। इसके मूवमेंट्स का तरीका आप जो बुक में लिखा हुआ ये भी अच्छा है, आपका अपना तरीका अगर आपको आता है। एंट्री वो आपसे पूछता है, एडजस्टमेंट पूछता है, जो पूछेगा अपनी प्रॉपर वर्किंग करके जवाब दे दे। सवाल लिखा हुआ है 1 जनवरी अदीर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ प्लांट 100,000 विद यूजफुल लाइफ 5 years। आप अपना अलग से क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो क्या है, एसेट की कॉस्ट 1 लाख, डेट बात हो रही है 1/1/21 लिख ले, लाइफ है 5 साल। उसके बाद there is a legal requirement to dismantle the plant at the end of the life. It was estimated that dismantling would required cash outflow 16,105 at the end of useful life। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू। आगे लिखा हुआ है प्री टैक्स डिस्काउंट रेट इज 10%। वो कहता है आउटफ्लो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है 5 साल के एंड पे। तो यहां पर हम लिखते हैं डी कमीशनिंग जो है 16,105 और रेट है हमारे पास 10%। अगर आप लोग, मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करवाऊंगा साथ। आई कैप ने वैसे इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम साथ साथ जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। आई कैप की रिक्वायरमेंट है सिर्फ मूवमेंट बताओ। तो जनाब 1/1/21 में आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एक साइड पर वो लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लिख देते हैं।
1121 को आपका एसेट कितने का था? 1 लाख। ये अमाउंट उसके अंदर एज इट इज ऐड करेंगे या उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर ऐड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं 16105 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 की पावर -5, कितना? तो 10,000 पीपी में भी ऐड, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग में भी ऐड। पता है इस डेट की एंट्री क्या पास होगी? इस दिन की पीपीई डेबिट, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग क्रेडिट। 1,10,000 से, 1 लाख से और 10,000 से, ये कब की एंट्री है? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पेपर में जाकर क्लिक होगी कि अच्छा अब क्या करना है इसका, वो है इसकी लाइफ। हमने अभी लाइफ कितनी ली है इसकी? 5 साल। 1121 पर हम खड़े हैं। आपका 1121 को एसेट कितने का हो गया? 1 लाख, और डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000। डन, ये हमारी होगी 1121 को। नेक्स्ट दिसंबर 21, वो कहता है डीकमीशनिंग रिवाइज हो गई। डीकमीशनिंग जो सोची थी वो नहीं होनी, 19,735 होनी है, और जो रेट 10% था वो 10% ही नहीं था बल्कि 11% था। अब सवाल पर जरा फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले साल के एंड पे ही रिवाइज कर दिया, पहले साल के एंड पे ही रिवाइज कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस हम चेंज इन एस्टिमेशन पहले लेते होते हैं और डेप्रिसिएशन बाद में लेते हैं, लेकिन इफ्रिक 1 कहता है डिसमेंटलिंग का डेप्रिसिएशन लेने के बाद प्रोविजन लेनी है, डेप्रिसिएशन लेकर उसके बाद। इसका मतलब है आप पहले दिसंबर 21 की डेप्रिसिएशन लोगे, इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे। इसका कितने परसेंट लेंगे? 10%। साल के एंड में रेट भी चेंज हो रहा है, प्रोविजन भी रिवाइज हो रही है, लेकिन इस पर IAS 8 नहीं लग रहा, ना IAS 16 लग रहा है, इसके ऊपर लगता है इफ्रिक 1। इफ्रिक 1 की बात मानेंगे। इफ्रिक 1 क्या कहता है? जब भी प्रोविजन जब चेंज हो, जिस दिन चेंज हो उस दिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड कर लो, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अफेक्ट ले लो, फिर उसके बाद चेंज अप्लाई करो, चाहे साल के दरमियान में ही क्यों ना हो। बात समझ लगी? तो अब हमने डेप्रिसिएशन ली तो कितनी? 22,000, और इसमें 1,000, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000 में से 22,000 माइनस किया, और ये अमाउंट कितनी हो गई? 11,000। पता है जो मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूं, ये जाएगी अमाउंट एसओपीएल के अंदर, और 1,000 भी किधर जाएगा? उसने कहा है ना एसओपीएल की अमाउंट भी बताओ। अभी 2021 ही चल रहा है, अभी 2021 ही चल रहा है, और 2021 में दिसंबर में ही चेंज आ गया। उसने कहा जो अलाउंस आपने सोचा हुआ था वो 16,000 नहीं 19,735। अब सुने, 19,735 मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% नहीं बल्कि लाइफ कितनी लेंगे? लाइफ 4 साल या 5 साल? 4 साल। अगर आप डेप्रिसिएशन की बात देखते थे ना, तो डेप्रिसिएशन में आप याद होगा कि पहले साल को काउंट नहीं करते थे, गुजरा हुआ साल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब जहां पर खड़े हैं उस टाइम को देखना है, क्योंकि पहले साल का इफेक्ट आप 1,000 रुपए वाला ले तो चुके हो, 1 साल गुजार चुके हो आप, उसका इंटरेस्ट का इफेक्ट ले चुके हो, डेप्रिसिएशन भी ले चुके हो, तो अब बाकी टाइम कितना बनता है? 4 साल। तो माइनस कितना आंसर आ गया?
आपका अलाउंस 11,000 से 13,000 हो गया, कम हुआ या ज्यादा? ज्यादा होगा तो एंट्री बताएं। पीपीई डेबिट और अलाउंस फॉर प्रोविजन फॉर बैड, सॉरी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अब ये 2,000 इसमें भी ऐड, इसमें भी ऐड, ये आपका एसेट हो गया 90,000 का, और ये एसेट, ये चीज आपकी हो गई 13,000 की। अब आपका 2021 का साल पूरा हुआ। अगर आप ये कहते हो सर हमें एक्सट्रैक्ट बताएं कि अगर 2021 के साल का हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो एसओपीएल में क्या क्या होगा, एसओएफपी में क्या क्या होगा। ये जो पहले हाईलाइट की चीज की हुई है ना, ये आपका एक्सपेंस है एसओपीएल का। ये जो 2000 है, क्या ये एक्सपेंस में जाएगा? अगर कभी दिल खराब होने भी लगे ना तो एंट्री पास कर दिया करो। इसकी एंट्री क्या पास हो रही है? पीपीई डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। तो आपका एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आपका ये चीज जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, ये चीजें आपकी जाएंगी एक्सट्रैक्ट के अंदर। ये दोनों चीजें आपका 2021 का एसओपीएल है, ये आपका नॉन करंट एसेट है, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, और ये 2021 का साल आपका कंप्लीट हो गया। इसका पैटर्न चेक करना है। सबसे पहले जब भी चेंज आती है ना डीकमीशनिंग के अंदर, डेप्रिसिएशन भी ले लेनी है और उसका इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना है। अगर मिड ऑफ द ईयर आए ना तो 6 महीने की डिडक्शन ले लेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर चेंज लाएंगे, फिर दोबारा 6 महीने की डिडक्शन लेंगे, दोबारा 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। 2022 पे चले। अब आते हैं 2022 में। 2022 के दिसंबर में फिर डीकमीशनिंग भी चेंज हो गई, रेट भी चेंज हो गया, और उसने इंपेयरमेंट टेस्ट की कोई बात नहीं की, रिकवरेबल अमाउंट की कोई बात नहीं। अब आपने मुझे बताना है पहले मैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड कर लूं या पहले डीकमीशनिंग ले लूं। दिसंबर 2022 को चेंज हो रही है डीकमीशनिंग, क्या करूं? पहले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, जिस दिन डीकमीशनिंग चेंज हो रही है उस दिन से पहले। तो अब हम आ गए दिसंबर 22, पहले डेप्रिसिएशन लो। 90,000 को मैं किस पे डिवाइड करूं? 4 पे। तो करो जरा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 4, 22,000। 13,000 की कितनी परसेंटेज ले लूं? 11%। और नया रेट ना ले लेना, कितना? 1430। ये जो मैंने लिखा है ये पता है किधर जाएगा? ये आपका एसओपीएल। दोनों एक्सपेंसेस हैं 2022 के। उसके बाद बताएं 90,000 में से 22,500 माइनस करें, 675। 13,000 में 1430 ऐड कर दें, 144। अब डीकमीशनिंग चेंज कर दो। तसल्ली से इसको ना हिलने नहीं देना सवाल को आगे पीछे। अब आपके पास 13,971, 13,971 कहते हैं अब ये नई वैल्यू होगी। रेट क्या होगा? 14%। पावर क्या लूंगा? -3, 94। वो कहता है डीकमीशनिंग को 14,430 से कम करो। कितना कम करो कि वो 9,430 बन जाए? कितना डिफरेंस आ रहा है? 5,000। तो 5,000 यहां से भी माइनस करते वक्त ये देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा आ जाए तो बाकी एसओपीएल में चार्ज कर देंगे। और यहां से भी 5,000, ये कितना हो गया? 62500। ये कितना हो जाएगा? 9,430। ये जो डिफरेंस आपका आया है ना, इसकी एंट्री क्या पास करोगे?
प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग डेबिट, दोबारा इनकी तो एंट्री हम पास करते नहीं जा रही है, इसकी एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, इन दोनों की एक ही एंट्री है, पीपीई क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग डेबिट। और अगर मैं एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो मैं स्टार बना रहा हूं, ये जाएगा एसओपीएल, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, खत्म। अब हम कहां पर पहुंच गए, ये 2022 का साल हमारा पूरा हुआ है, अब हम जा रहे हैं 2023। 2023 की अगर हम जाकर बात करें ना, तो यहां पर आए, इन दिसंबर 23 प्लांट सफर डैमेज्ड, इट्स रिकवरेबल अमाउंट वाज डिटरमिन 5,000। दिसंबर 2023, फिर उसके बाद दिसंबर के अंदर ही 2003 के अंदर आपके पास जो डीकमीशनिंग वैल्यू बच गई वो है 5,382 और रेट कितना है 16%। उसने लाइफ चेंज की, लाइफ चेंज करेगा तो हम भी साल चेंज कर देंगे, लेकिन ये बात का ख्याल रखना जो साल गुजर गए हैं ना उसको निकालते जाना है, टोटल लाइफ में से रिमेनिंग लाइफ लेनी। अच्छा आप सीक्वेंस चेक करें, जब भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगता है, जब भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा पहले डेप्रिसिएशन, फिर इंपेयरमेंट और उसके बाद डीकमीशनिंग। अब खुद बताएं इंपेयरमेंट किस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना होता है, कैरिंग अमाउंट को, तो पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे ना, तो पहले डेप्शन लेंगे, फिर इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और डीकमीशनिंग तो करनी एंड पे है, डीकमीशनिंग करनी ही एंड पे है। तो आए जरा, आपकी रिकवरेबल अमाउंट हो गई है 5,000। सबसे पहले तो इसको डेप्रिशिएट कर लो ना, दिसंबर 23, 62500 को किस पे डिवाइड करो, 3 करो जरा, इसको 3 पे डिवाइड, 2833 और इसका मल्टीप्लाई करो, पिछला रेट 14% था, 14%, 1320, 4166 और इसमें ऐड करो 75। जो मैंने लिखा है ये 2023 का एसओपीएल है, आपका एक्सपेंस है आपका, डन। अब लगाएंगे इंपेयरमेंट टेस्ट। आपका एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 5,000 है और कैरिंग अमाउंट 41,667 है, 67। कैरिंग अमाउंट कितनी है 41,667 और रिकवरेबल अमाउंट क्या है 5,000। तो क्या एसेट इंपेयर हुआ, आपकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड हो गई, कैरिंग अमाउंट है 41,667 और रिकवरेबल अमाउंट है 5,000। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया 36,667। ये आपका इंपेयरमेंट लॉस है, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू 5,000 रह गई है। तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस लिख लो 366, क्योंकि एसेट आपका कितने का रह गया है, और इंपेयरमेंट लॉस से आपकी डीकमीशनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी आपका एसओपीएल आ गया। ये तो सिंपल I-36 है आपका कि आपने जितना इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट या पीपीई क्रेडिट। अब हम लगाएंगे डीकमीशनिंग टेस्ट। अभी हमारा 2023 ही चल रहा है। अब डीकमीशनिंग पे आए जरा। डीकमीशनिंग में आपकी कितनी वैल्यू रह गई थी 5,382, 5,382 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 16%, 1.16 की पावर माइनस कितना आ गया
10,750 से 4,000, ये बात का ख्याल रखना कहीं इसको ही इंक्रीज डिक्रीज ना समझ लग लेना, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। 10,750 से आपने अपने एसेट को लाना है 4,000, मतलब प्रोविजन को, कितने का चेंज है 6-7, प्रोविजन कम हुई ज्यादा, 10,750 से 4,000 पे आए हो, 6,750 से, तो आप अपना एसेट 6,750 से कम कर सकते हो क्या? वो तो पड़ा ही 5,000 का है, तो मैक्सिमम कितना कम कर सकते हैं 5,000। तो जो ऊपर वाला 1,750 आएगा वो एसओपीएल में चला जाएगा। यहां पर हमने क्या करना है, यहां से 6,750 माइनस करना है, ये तो बच जाएगा 4,000, लेकिन इसका कितना माइनस करना है 5,000 ही माइनस करना है। जो ऊपर वाला 1,750 आएगा वो एसओपीएल में चला जाएगा। जब एसेट खत्म हो जाए या उसकी लाइफ खत्म हो जाए, पता है डिसमेंटलिंग का जो कुछ पड़ा वो किधर चला जाता है, एसओपीएल में ट्रांसफर होता है। एसेट खत्म हो जाए, अभी के लिए आप लोगों का अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 2023 का एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट, तो बता सकते हो? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस और 1750 और इंपेयरमेंट लॉस, और ये भी आपका 4 चीजें एसओपीएल में जा रही हैं, एक डेप्रिसिएशन, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक इंपेयरमेंट लॉस, और एक जो डीकमीशनिंग, एक्सेस डीकमीशनिंग की वजह से हमारा एसओपीएल हो गया 1750। ठीक होगी बात? ये आपका पहला सवाल पूरा हो गया। अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहते हो, पता पहली एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तीसरी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस टू अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, चौथी एंट्री प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट 6750, पीपीई क्रेडिट होना तो इसी अमाउंट से चाहिए था, लेकिन पीपीई पड़ा ही 5,000 का था, और एसओपीएल 175। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब इसमें कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि अभी तो साथ कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये कंफ्यूजन पैटर्न अगर आपको सही समझ लग जाए तो परेशानी वाली बात नहीं हो। यहां तक ओके है? अगले सवाल पे चलें। चल, इसकी एंट्रीज भी साथ साथ मैंने लिखी तो नहीं है, बोलता गया हूं। इसके कॉस्ट मॉडल के मेरे भाई 2 ही सवाल हैं आपकी इस बुक में। बेसिक एग्जांपल की बात करने लगा हूं, ये छोटा सा सवाल है, परेशान नहीं होना। आज इसके जितने भी सवाल हैं वो करवा कर ही आप लोगों की जान छूटेगी। उसने सिर्फ एक ही साल के चीजें पूछी हैं। वो कहता है वर्क आउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड डीकमीशनिंग लायबिलिटी किस दिन की? जून 2006। अच्छा, अगर मिड ऑफ द ईयर आ जाए ना, जो कि मैंने सवाल देखे हैं इसके उसके अंदर पड़े हुए हैं सेल्फ टेस्ट के अंदर, उसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। मिड ऑफ द ईयर आ गया ना, तो 6 महीने की डेप्शन ले लो, इंटरेस्ट ऐड कर लो, वैल्यू अपडेट कर दो, चेंज को प्लस माइनस कर दो, फिर उसके बाद अगले 6 महीने की डेप्रिसिएशन और अगले 6 महीने का इंटरेस्ट, वो दरमियान में वर्किंग हो जाएगी आपकी। अच्छा, इस सवाल के अंदर काम आसान इसलिए है क्योंकि आपका बिजनेस शुरू कब हो रहा है, एसेट कब खरीदा, जरा गौर से, और ईयर एंड हमारा जून है, एक ही साल का काम करना है। इट इज पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेजर द रिलेटेड एसेट यूजिंग द कॉस्ट मॉडल। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, याद रखिए आपने देख लेना कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में कुछ और है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ कॉस्ट मॉडल को ओके करते हैं। इनिशियल प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 6,570 मिलियन, इंक्लूडिंग इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, बोरोइंग कॉस्ट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी रेजिडुअल वैल्यू 320 मिलियन।
रेजिडुअल वैल्यू आपकी एसेट की कॉस्ट में डेप्रिसिएशन में मसला करती है, डीकमीशनिंग में मसला नहीं करती। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन 780 million. However, such estimate was reviewed 30th June 2006 was revised 1021 million. कहता है जिस दिन हम खड़े हैं तब 780 है और रिवीजन के बाद 1021। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 8% आज, एंड व्हेन द एस्टिमेट एंड डीकमीशन, और साल के एंड में कितना है 6%। और हमने सिर्फ बताना है 2006 के अंदर आपकी एसेट की वैल्यू और डीकमीशनिंग की वैल्यू। हम जर्नल एंट्री भी देख लेंगे, एसओपीएल भी देख। 1715 ये हमारा पीपीई है, यहां पर हम लिख लेते हैं डीकमीशनिंग। कितना है पीपीई 6570 मिलियन, अमाउंट इन मिलियन है, और डीकमीशनिंग है 780 मल्टीप्लाइड बाय 1.108। कितने साल लाइफ है एसेट की? लाइफ बताई हुई है क्या? कितनी? 20 इयर्स। अच्छा, ऊपर बताई हुई है एसिड की लाइफ कितनी है 20 ईयर, तो मल्टी पावर लिख लेंगे -20 1, तो 167 इसमें भी ऐड, 167 इसमें भी। ये अभी साल का शुरू ही है। एसिड कितने का रिकॉग्नाइज करोगे 67, और डीकमीशनिंग हम रिकॉग्नाइज करेंगे 167। अब साल कैंट होगा, डेप्रिसिएशन लेंगे और रिवाइज भी करेंगे। पहले रिवाइज करें या पहले डेप्रिसिएशन लेंगे? पहले डेप्रिसिएशन। जून 16 कितनी लाइफ है 20 पे डिवाइड करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8। ये कितना आ गया 33, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके 6737 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 20, 320, और इसका 8%, ये कितना आ गया एसिड कितना आ गया 6416 माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे 180। अभी आपका 2016 का साल पूरा, अब 2016 का साल पूरा करेंगे तो डीकमीशनिंग रिवाइज करनी है। कितनी है डीकमीशनिंग 1021 मल्टीप्लाइड बाय, रेट भी चेंज हो गया है 1.06 की पावर 19, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट ऐड कर चुके हो। कितना डबल थ्री, ये 337 हो गया, कम हुआ ज्यादा? कितना 15, तो एसिड में ऐड करोगे माइनस, प्रोविजन बढ़ गई तो एसिड भी बढ़ गया, और 157 एसिड कितने का हो गया 657333। अब आई कैप ने आपसे क्या पूछा है सवाल के अंदर, मुझे नॉन करंट एसिड बताएं 6573, आप मुझे लायबिलिटी बताएं तो 33। अगर वो आपसे पूछता मुझे एक्सपेंस बताएं 321 + 13, ये आपका एक्सपेंस नहीं, ये एसिड लायबिलिटी और एसिड चेंज हो रहा है, एसिड में बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्सपेंस में नहीं फर्क पड़ता। हाँ, एक्सपेंस तब होगा जब आपकी जो रिडक्शन है एसिड के अंदर वो उसकी बुक वैल्यू से भी ज्यादा। ये सवाल खत्म हो गया, ठीक होगी बात। ये
क्वेश्चन आपको 10 नंबर का 2017 में आया हुआ है शायद, 10 नंबर का। लेकिन ये बहुत आसान सा सवाल है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये उसका सवाल नहीं है, चेंज का सवाल नहीं है, ये सिंपल है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है जी। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2015-2016। सिर्फ पढ़ देता हूं। क्रीम लिमिटेड बॉट अ स्पेशल पर्पस प्लांट, कब? 1115 को, किस कॉस्ट पे? वो इधर हसन चीकू। इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 17% रिफंडेबल। तो क्या इसके अंदर सेल टैक्स शामिल रहना चाहिए या नहीं? IAS 16 कहता है नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होते हैं, रिफंडेबल ऐड। तो अक्सर बच्चे, अब आप लोग बचे रहे नहीं, इसका मतलब है ये जो 1755 है, क्या इसका 17% लेकर माइनस करोगे या 117 पे डिवाइड करोगे? अभी बात, क्योंकि इसके अंदर 17% है, तो आपने जब इसकी कॉस्ट लेनी है तो डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपकी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। ये बात क्लियर है? ये अच्छा, आपकी बुक में सवाल मैंने कहीं देखा है, ठीक है, लेकिन ये पास पेपर ये 17 में आया ना, तो आपके 18 से ऑनवर्ड है। आगे देखें, KL इज रिक्वायर्ड टू डीकमिशनिंग द प्लांट आफ्टर 2 years। डीकमिशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड और एप्लीकेबल रेट इज 11%। तो क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 की पावर, ये भी ऐड कर देंगे। एसेट भी आ गया, डीकमिशनिंग भी आ गई। आगे, KL uses the cost model for subsequent measurement for PPE. Plant is being depreciated straight line over। इसके अंदर चेंज है ही नहीं, इसमें हमने हर साल क्या करना है, उसको डेप्रिशिएट करते जाना है और उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाना और एंट्री पास करते जाना। ये जो पहला सवाल करवाया था मैंने आपको, डन। अगले सवाल पे, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया हुआ है। ये हमने जो उसमें पढ़ा ही था। बाकी जो 2 सवाल है ना, वो रिवैल्यूएशन मॉडल के हैं, तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल में करेंगे। कॉस्ट मॉडल वाला ये आखिरी सवाल। आतिफ अनवर ACA is a finance manager at Hot Coffee Limited and reports to Jamal FCA who is the CFO. On returning from leaves, छुट्टियों से वापस आया, आतिफ noted that draft financial statement for the year ended 19। ये इसका ना 2 सवाल आपके एथिक्स का भी इसके अंदर ही है और ये डीकमिशनिंग भी है। ये है मेरे ख्याल 2020 है, हाँ ये 2020 का सवाल है। ये जो कल हमने डिस्कस नहीं करा, 2020 है शायद, मार्च 2020। ही फाउंड दैट, पहले तो स्टोरी सुने, स्टोरी मजे के सवाल की खैर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वापस आया, उसने नोट किया, ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर द रिवीजन ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। उसने देखा, छुट्टियों से वापस आया कि साल के एंड में डीकमिशनिंग रिवाइज हो रही थी, उसने नहीं की। इसका मतलब उसने रिवाइज नहीं की, हमारा एसेट भी खराब हुआ, हमारी डेप्रिसिएशन भी खराब होगी और हमारी लायबिलिटी भी खराब होगी। क्योंकि रिवीजन करता तो हमारी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती और वो एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती, एसेट की वैल्यू चेंज होती तो डेप्रिसिएशन भी चेंज आनी थी। एज एडवाइज्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ 2019 के शुरू में, हम खड़े हैं दिसंबर 2019, लेकिन मशवरा कब मिल रहा है आपको, रिवाइज करने का 1119। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statement without revising the decommissioning cost, as HCL profit would be decreased if revised would be taken। वो CFO कहता है यार रहने दे, अगर हम रिवाइज करेंगे ना तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए रहने दो। इसका मतलब है एथिकल इशू भी आ गया। Decommissioning cost related to the plant has increased from initial estimate 50 million से 88 million। डिस्काउंट रेट इज 12%। कहता है जब से हमारा काम हो रहा है वो रिवाइज नहीं कर रहा और हमारी डीकमिशनिंग जो कॉस्ट है
वो पहले 50 मिलियन सोची थी और आज कितनी हो चुकी है 88 मिलियन। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ 6 years when it was purchased 1 July 70। आज हम कहां पर खड़े हैं? दिसंबर 19 में। रिवीजन का मशवरा कब मिला था? 1/1/19 को। अब दिसंबर 19 को नहीं करना, जैसे दिसंबर 19 को के सवाल गलत हो जाएगा। और परचेज प्राइस उसकी क्या थी? 860 मिलियन। ACL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रिसिएशन का मेथड और कॉस्ट मॉडल है, रिडक्शन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। कहता है कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक तो ये है कि हम पुराने तरीके से भी कर ले, नए तरीके से भी कर ले और डिफरेंस ले लें। और एक और तरीका ये होता है कि हम डिफरेंस ही ले लें। जैसे आपके पास असल कितनी वैल्यू थी? 50 मिलियन। कितनी हो चुकी थी? इसका मतलब है उसने कितनी रिवाइज नहीं की, कितना, क्योंकि ओल्ड तो उसने ली हुई है, रिवाइज नहीं की। इसका मतलब है जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। कितनी अमाउंट आ रही है? उसको 38 को रिवाइज करना चाहिए था। क्या 38 एज इट इज आ जाएगा या इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी? कहां पर प्रेजेंट वैल्यू आएगी? दिसंबर 19 या 1/1/19? 1/1/19, क्योंकि रिवीजन कब करनी थी? 1/1/19 को। जिस दिन वो कहेगा ना उस दिन पर आप आ जाओ। तो मल्टीप्लाइड बाय 1.12 की पावर, रेट चेंज नहीं होगा तो वही रेट ले लेंगे। कितनी पावर लेंगे? टोटल लाइफ 6 साल है। सवाल पे आ जाएं। टोटल लाइफ 6 साल 1717 से 1119 तक लाइफ बताएं कितनी गुजर चुकी है? कितना? 1.5 साल। अक्सर बच्चों ने सवाल के अंदर 2.5 साल गुजार दिए थे, वो आ गए थे दिसंबर 19 तक। लेकिन जब रिवीजन करोगे तब तक काउंट करना है। तो 1/1/19 का लेंगे तो 1.5 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो 6 में से 1.5 माइनस कर, तो कितना आंसर आ जाएगा? -4 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ गई? 22 पॉइंट। तो इतने से हमें अपनी प्रोविजन भी बढ़ानी चाहिए थी और इतनी अमाउंट से हमने अपना एसेट भी बढ़ाना चाहिए था ना। बाकी सारा रिकॉर्ड किया हुआ है, सिर्फ इसका फर्क है। तो ये वैल्यू हम 1/1/19 को एसेट के अंदर भी हमें ऐड कर देनी चाहिए थी और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में भी ऐड कर देना चाहिए था। नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। इफेक्ट 1/1/19 तक बताना है या दिसंबर 19 की वैल्यू बतानी? इसका मतलब है कि जितना एसेट हमने ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेप्शन भी तो चार्ज करेंगे। किस पे? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, वही तरीका। इसकी डेप्शन कितनी आ गई? 5.07 और 2.88 का 12% लिया, 2.7। आप मुझे बताओ ये वैल्यू कहां जाएगी? प्रॉफिट को कम करेगी ज्यादा, और 2.7 2.07 है, 2.7 है, 2.7 आपके नेट प्रॉफिट में माइनस हो गया। आपके नेट प्रॉफिट में माइनस हो गया, ऐसा ही है। वैल्यू बताएं कितनी है भाई? 22.88 माइनस 5.07। अभी 2-3 महीने ठहर के हो यार, 2-3 महीने ठहर के हो। ये आफ्टर 2 की क्लास है। कितना? 17.8 और इसमें से ये प्लस कर दिया 25। अच्छा, हमने तो इफेक्ट लेने हैं ना। ये वैल्यू नॉन करंट एसेट में प्लस होगी माइनस? प्लस होगी। ये लायबिलिटी में जाकर प्लस होगी माइनस? ये जो मैंने लिखे हैं ना, यही आपका आंसर है। उसने कहा नेट प्रॉफिट में चेंज बताएं। नेट प्रॉफिट का चेंज है आपका 5.07 और 2.7।
उसने कहा एसेट का चेंज बताएं, एसेट का चेंज है 17.81। उसने कहा लायबिलिटी का चेंज बताएं, लायबिलिटी का चेंज है 25 सवाल खत्म। और ये क्वेश्चन था कितने नंबर का? 5 नंबर का। आगे बात एथिकल इशू हो तो आपको ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है, क्या उसमें एथिकल इशू था, जो भी था, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप लोगों ने ये 4 सवाल मैंने आपको करवाए, और इसके बाद आपने कुछ सवाल इसी क्वेश्चन के अंदर, इसमें 86 या 85 एग्जांपल है, वहां जाकर आपने कॉस्ट मॉडल वाले सवाल कर लेने हैं। बल्कि यहां पर ना डीकमीशनिंग, एक मिनट, अगर हम डिसमेंटलिंग के नाम से सर्च करते हैं ना, तो आपके पास ये 75 एक क्वेश्चन के अंदर डिमांडेड है ये। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं ताकि ना आप एक मेरे ख्याल ये 88 है, एग्जाम्पल नंबर 88। इसमें अगर कॉस्ट मॉडल है तो कर लेना, अगर कॉस्ट मॉडल ना हो तो फिर ना करना। 85 से 88 वगैरह में देख लेना, ये आपको एग्जांपल में कॉस्ट मॉडल वाले करके आना। और ये कॉस्ट मॉडल ही है मुझे लगता है, चलो कॉस्ट मॉडल वाले भी इसके अंदर ही हैं। 85 है शायद, ये 85 और 86 इसी रेंज में देख लेना, 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये कर लेना, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लेना, वरना मैंने तो रिवैल्यूएशन मॉडल करवा के जान छुड़ा लेनी है। बाकी आप जानो और आपका काम जाने।